ओके, तो ये केमिस्ट्री क्वार्टर टेस्ट है। ठीक है, हम क्वार्टर टेस्ट कर रहे थे जीनियस एडवर्डियन के बायो पोर्शन कर लिया था, केमिस्ट्री फिजिक्स भी कर लिया था। नाउ ये केमिस्ट्री, इसमें जो चैप्टर है स्टेक्योमेट्री है फर्स्ट वन, प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड वाला जो है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ इट। देखो स्टिक्योमेट्री जितनी मुश्किल लगती है ना उतनी ज्यादा वो आसान है। देखो सबसे पहले आप क्या किया करो, ओरिजिनल मास CH4 का ओरिजिनल कितना है, 16 ग्राम है। ठीक है, और 16 ग्राम ओवरऑल है, उसमें कार्बन कितना है, 12 ग्राम है। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। उसमें हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4 ग्राम। अब उसने आपको क्या कहा हुआ, अब उसने 16 ग्राम के साथ छेड़छाड़ की है, नहीं। उसने 12 ग्राम के साथ छेड़छाड़ की है, नहीं। उसने किसके साथ की, हाइड्रोजन के 4 ग्राम के साथ छेड़छाड़ की। ये कितना था, 1 मोल था ना ओवरऑल। तो 1 मोल में 4 ग्राम है, बट वो कह रहा नहीं मैं 8 ग्राम दे रहा हूं, मतलब वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, अभी आगे आगे देखो ना, सारे इसी तरह होते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, 1 मोल की बात इसने की है। ठीक है, एक ये आप याद कर लो कि 1 ग्राम जो होता है ना, 1 ग्राम उसमें कितने AMU होते हैं, NaAMU होते हैं। ठीक है, तो AMU बहुत छोटा यूनिट है, ग्राम बहुत बड़ा है, तो 1 मोल की उसने बात की। 1 मोल में AMU तो नहीं आ सकता ना, ग्राम आएगा ना। कितने ग्राम आएंगे, 1 ग्राम NaMu के बराबर। कितने MU आएंगे, NaMu, और NaMu कितने के बराबर होगा, 1 ग्राम के बराबर होगा। तो 1 मोल का मतलब Na, और प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.0073। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन। 25 देखो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। अच्छा देखो, वाटर कितना होता है, वाटर वाटर आपके पास होता है 18। ठीक है, और 18 में उसने कितना दिया, 3.6, मतलब 18 का चौथा हिस्सा दिया हुआ है ऑलमोस्ट इसने। ठीक है, 4 3 12, हाँ 4 4 16 बनता है। ठीक है, चौथा हिस्सा इसने ऑलमोस्ट दिया हुआ है। C2H5OH का मास तो बहुत बड़ा है और इसने मास बहुत कम दिया, मतलब इसका हिस्सा इसने बहुत कम दिया है। SO3 बहुत बड़ा मास इसने 2.8, 3.6 से भी कम दिया, तो इसका मोल तो और भी कम हो जाएगा। CO 28 है, वाटर से तो बड़ा, इसने 2.8 बहुत कम दिया, तो सिर्फ आपके पास ए बचे, इसका मोल सबसे ज्यादा होगा जो कि 1/4, ऑलमोस्ट, फिक्स नहीं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 1 बाकी के 1/4 से भी कम होंगे, कोई 1/8 होगा। क्यों, क्योंकि उसके नीचे मोलर मास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ओवरऑल आंसर उसका कम आएगा, इसलिए ये ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 28 ग्राम ऑफ N2 गैस, कितना वॉल्यूम होगा आपके पास। देखो मैंने पहले क्वेश्चन में कहा, पहले आप ओरिजिनल ढूंढो। N2 क्या है, 28 ग्राम ओरिजिनल है, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.14 या 414 है। ठीक है, तो अब देखो उसने कितना दिया, उसने दिया ही 28 है, तो बस डायरेक्ट बी पे टिक लगाओ, आप आंसर ही मौजूद है। ठीक है, बट वैसे इतना इजी नहीं देते वो। 28 को क्या कर देते, 28 को 2.8 कर दें, मतलब 10 पे डिवाइड किया ना, तो अभी 22 पॉइंट को एक पॉइंट पीछे ले आओ, क्योंकि इन लोगों ने इधर से पॉइंट लिया, तो अभी इधर ले, वो 0.28 ग्राम दे दे, आप एक पॉइंट और पीछे ले आओ। ठीक है, इस तरह किया करो। फिर विच वन कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। देखो परसेंटेज ना निकालो, कौन करेगा बगैर कैलकुलेटर के इतने क्वेश्चन। देखो एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, चलो इधर एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इस मुकाबले में तो ये हार गए, बी वाला क्या हो गया, हार गए, क्योंकि इधर 2 नाइट्रोजन होने चाहिए थे, 2 ऑक्सीजन, फिर गेम बराबर होता। ठीक है, बट यहाँ पे हार गए। अब देखो N2O, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये इससे गेम जीत गए। ठीक है, ये पहले वाला हार गए। अब चौथा देखो, N2, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन के लिए 2 ऑक्सीजन होने चाहिए थे ना, 2 नाइट्रोजन के लिए 1 ऑक्सीजन होना चाहिए था, फिर ये इसके बराबर होता, बट यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के लिए 5 ऑक्सीजन है, तो ये भी इसका भी परसेंटेज बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ सी रहेगा। और अगर आप करना चाहो तो नाइट्रोजन का मास लिखो, नीचे टोटल ओवरऑल टोटल मास लिखो ना, तो उससे आपके पास परसेंटेज आएगा, और सी वाला ऑप्शन का सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा। ठीक है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, देखो 0.2 दिया होता है। अब इसने फार्मूला पूछा, डिवाइड बाय टोटल मोलर मास, टोटल कितना है 2 है ना, और मल्टीप्लाई बाय Na, यानी एवोगाड्रो नंबर, तो ये किस में मौजूद है, ये आपके पास सी में मौजूद है। ठीक है, 1 AMU इज इक्वल टू दिस ग्राम, देन 1 ग्राम कितने के बराबर होगा, 1 AMU में कितने हैं, 1.661 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। अब उसने 1 ग्राम पूछा हुआ है। ठीक है, जब 1 ग्राम पूछा हुआ है तो -24 को इधर ले जाओ, +24 हो जाएगा। ठीक है,
और 1 डिवाइड बाय 1.6 को इधर आके डिवाइड कर लो, तो इससे ऑलमोस्ट आंसर आता है 6.25 मल्टीप्लाई 6 आंसर आता है, क्योंकि देखो ना सारों में 6 मौजूद है, ठीक है 6 मौजूद है सारों में, बट 24 नहीं होगा, इसे आता है 0.6 आता है, क्योंकि जब नीचे वाला वैल्यू बड़ा है तो ऊपर पहले पॉइंट आएगा, ठीक है 0.6 आता है, ठीक है, क्योंकि अब देखो ना 1/10 से क्या होगा 0.1 आएगा, 1 पॉइंट नहीं आएगा तो 0.6, अब एक पॉइंट आगे ले जाओ तो इस 24 को 23 कर दो, तो ये ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट है, ठीक है। 1 मोल ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन हैज मेनी एलिमेंट्री इंटायरिटी इन कंटेनिंग, तो कार्बन, इन लोगों ने सारा कार्बन उठाया हुआ है, ठीक है, कार्बन का जब 12 ग्राम होता है ना तो वो हम क्या लेते हैं, वो हम 1 मोल लेते हैं, 12 ग्राम हम क्या लेते हैं 1 मोल। अब यहाँ पे आपने 12 ग्राम ढूंढना है, तो ये देखो यहाँ पे ये सी वाला देख लो, सी वाला, ठीक है, ये किलो है ना, किलो जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, तो देखो ना 12 ग्राम पे आ रहा है, तो ये सी करेक्ट है। अ रिंग कंटेन 1.2 ग्राम ऑफ डायमंड, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग, देखो रिंग कंटेन डायमंड है, डायमंड में तो होता ही सारा कार्बन है, कार्बन क्या होता है 12 ग्राम, 12 ग्राम का मतलब है Na मोल, ठीक है, अभी मैंने बताया। अब वो 12 नहीं दे रहा, वो क्या दे रहा है 0.2, मतलब 10 पे डिवाइड करा है, तो आप भी Na को 10 पे डिवाइड कर दो, Na/10 कहीं मौजूद है, ए में मौजूद है, ठीक है, इस तरह किया करो डायरेक्ट। चूज द करेक्ट रिलेशन अबाउट परसेंटेज यील्ड, अब ये तो सिंपल फार्मूला है, तो इसमें भी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम आते हैं 33 में, आपके पास 33 में क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड तो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। व्हिच आर द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो आई थिंक नियान में 10 है, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट उसने 2 लॉस किए तो उसमें भी 10 हो जाएंगे। अ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम कंटेन 10% कैल्शियम बाय मास, कैल्शियम का मास कितना है 40, और वो 40 को क्या कर रहा है, 40 को वो 10% के बराबर ला रहा है, तो इसका 100% क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 10 100%, तो 40 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 400 ग्राम आपके पास आ जाए, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ Cl2 एट STP इज नीड टू प्रोड्यूस 10 dm³ ऑफ HCl। Cl2 देखो, Cl2 का रेशियो 1 है, तो उस तरफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1:2 में प्रोड्यूस हो रहा है। वो क्या कह रहा है, मुझे चाहिए 10 dm³ ऑफ HCl, 2 को क्या कर रहा है 10, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 dm³ और 5 लीटर तो एक चीज है, और 5 तो CCBC के बराबर होते हैं, तो ऑल ऑफ दैट। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर, अच्छा ये इन क्वेश्चन के लिए आपको इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है, इन लोगों ने इधर इक्वेशन नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा होता है ज्यादातर, बट जो आप रेशियो है ना यहाँ पे 2 सिल्वर नाइट्रेट 1 मोल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे इन लोगों ने कोई ऐसा नहीं दिया, ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लें। अब देखो पहले तो क्या क्या इसने दिया हुआ है, इसको मैं रफ कर लूँ ना, पहले तो M1V1 इक्वल टू M2V2 से हम कर लेते हैं, ठीक है, M1 0.1 है, और इसका V1 मैंने मालूम करना है, M2 कितना है 0.2 है, और उसका V2 कितना है वो 20 है आपके पास, ठीक है, तो ये पॉइंट गया, और 20 जोने 40, तो V1 आपके पास क्या आ रहा है 40, बट मैंने पहले बताया था वो कितने रेशियो में होते हैं 2:1 होता है, ठीक है, तो 40 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास 80 आंसर आएगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आते नहीं है, ये लाजमी बात होती है, इक्वेशन ये देते हैं, बट पता तो कोई नहीं चलता, ठीक है। अभी भी इस दफा PMDC में क्या था, उन लोगों ने कहा था कि हम इजी देंगे क्वेश्चन, बट फिजिक्स में आप लोगों ने देखे कितने न्यूमेरिकल थे, ठीक है, ईटा में मुश्किल भी था टेस्ट। कंसिडर द रिएक्शन what volume of SO2 at STP will be produced if 64 gram of sulfur is burned in excess of oxygen। SO2 का क्या प्रोड्यूस होगा, सल्फर कितना होता है, सल्फर होता है 32, और उससे SO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है 64, ठीक है। पहले आपको ओरिजिनल रेशियो आनी चाहिए, सल्फर का 32 है ना मास, और SO2 का मास कितना है 64। अब वो कह रहा है नहीं मैं सल्फर आपको 64 दे रहा हूं, सल्फर को क्या कर रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 64 भी 2 से मल्टीप्लाई होकर 128 ग्राम, बट यहाँ पे उसने ग्राम नहीं पूछे, यहाँ पे उसने क्या पूछा वॉल्यूम पूछा हुआ है, ठीक है, उसने यहाँ पे क्या पूछा हुआ है वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा what volume of SO2 will be produced 64 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो बर्न करो ना, तो ये 132 से आपके पास 1 मोल आ रहा था ना, वो 64 कर रहा है, तो 2 मोल ऑफ वॉल्यूम, 2 मोल ऑफ वॉल्यूम कितने के बराबर होता है 44, STP है ना 22.414 44.8 या 45, ये दोनों आप ले सकते हो, ठीक है,
ठीक है, दोनों ले सकते हो। अब इन लोग इतना तो नजदीक नजदीक तो कोई नहीं देता। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम, बट 2 मोल वॉल्यूम के होंगे, ठीक है, ये आप देख लें। और हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद 73 ग्राम ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादातर आता है, इसका ग्राम आप नोट कर ले, 100 ग्राम ये होता है, ठीक है। और 2 मोल ऑफ HCl है, तो ये भी ऑलमोस्ट 36 ये भी तकरीबन 73 बनता है, ठीक है। 1 पेन ठीक 73। अब क्या उसने क्या किया, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के कितने ग्राम रिएक्ट करेंगे, तो देखो ना ये 100 ग्राम है और ये वही 73 है, तो बस इसका 100 ग्राम ये रिएक्ट करे। N2 plus 3H2 2 इन द अबव रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट नन, इसने कोई ऐसी चीज दी है नहीं है कि इतने ग्राम मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, इतने वो कर रहा हूँ, कोई नहीं दिया है, तो फिर तो हम लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग नहीं मालूम कर सकते ना। 41 है आपके पास के द रिएक्शन 4Al plus 3, ये रिएक्शन याद कर लें, ये ज्यादातर रिपीट होता रहता है, ठीक है, वो देते नहीं है बट आपको लिखना है। 4Al plus 3O2 12 इन कैरिड आउट बाय फेकिंग 7 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एंड 8 मोल ऑफ इन द लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। देखो 4:3 में है ये, ठीक है, एल्यूमिनियम मतलब ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, बट यहाँ पे ये क्या कर, ऑक्सीजन ज्यादा दे रहा है, एल्यूमिनियम कम। असल में तो एल्यूमिनियम को ज्यादा होना है, बट ये तो एल्यूमिनियम कम दे रहा है, तो लिमिटिंग कौन होगा, एल्यूमिनियम ही होगा, ठीक है। और विच वन कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, लिमिटिंग है। इन द रिएक्शन 2H2 plus O2 2H2 4 मोल ऑफ H2O will प्रोड्यूस। देखो कितने मोल होते हैं, 2 मोल H2O होते हैं, तो उसके साथ 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, 2 मोल वाटर प्रोड्यूस। वो कहता है नहीं मैं हाइड्रोजन को 4 कर रहा हूँ, डबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो वाटर भी डबल से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन। On heating 0.2 mole of calcium sulfate XH2O losses 0.1 mole of water. What could be the formula of water? देखो 0.2 मोल जब इसको कर रहा है तो वाटर कितना आ रहा है 0.1, मतलब उसका हाफ आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 1 मोल कैल्शियम सल्फेट करूंगा तो इसका हाफ होगा, बट यहाँ पे तो 2 है तो ये गया। अगर 1 है तो इसका हाफ होगा, बट यहाँ पे 1 है, गलत, यहाँ पे 1 है तो इसका हाफ होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला, ठीक है। 45 है कि विच वन हैज मैक्सिमम मास, तो ये तो अब आपको मास आना चाहिए। 5 ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, ग्राम मालिक्यूल का मतलब होता है मोल। 5 मोल ऑफ आयोडीन, आयोडीन का मास तो बहुत ज्यादा, 5 से मल्टीप्लाई करो और भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और 0.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब देखो 0.1 एक दे रहा है और एक आपको क्या दे रहा है 4.2, अगर मैं इसको पॉइंट आगे ले आऊं तो ये 1 हो जाएगा, और अगर 4 पॉइंट इधर तो ये 42 हो जाएगा, क्योंकि उधर जो मैं करूंगा तो राइट साइड पे भी वही करूंगा। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन हो जिस कंपाउंड में और 42 ग्राम नाइट्रोजन हो, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 है, बट नाइट्रोजन तो फिर सिर्फ 14 है, तो इसमें 1 है और नाइट्रोजन कितना है 42, क्योंकि होता है 14 ज़रबे 3, 4 3 12, 3 कम 3 4 42, तो ये फार्मूला बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, ठीक है। 47 मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एन टाइम ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। 48 है आपके पास, विच वन हैज सेम मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ऑल ऑफ देम। विच वन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, 16 ग्राम ऑफ O2, 16 ग्राम ऑफ O3, विच वन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इसने कैसे क्वेश्चन किया हुआ है कि विच वन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। 16 ग्राम अगर मैं ऑक्सीजन एटम ले लूं तो इसमें 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, क्योंकि ऑक्सीजन होता ही 16 और ये 16 दे रहा है। अब ऑक्सीजन वैसे होते हैं O2 होता है 32, ठीक है, तो इसमें एटम कितने होंगे 16 ग्राम में, तो 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 एटम है ना, 2 मल्टीप्लाई Na डिवाइड बाई 2, क्योंकि 16 ग्राम हाफ मोल दे रहा है, तो ये फिर कट जाएगा Na। इसी तरह सेम 16 ग्राम ओजोन, 16 मल्टीप्लाई, ठीक है, 16 ग्राम ओजोन, ओजोन में एटम कितने हैं 3, ठीक है, और मोल Na, बट वो 16 ग्राम दे रहा है ना, तो 16 ग्राम तो ओजोन का 48 होता है, ये 16 दे मतलब 1/3 दे रहा है, तो Na/3, 3 फिर कट जाएगा, तो 16, तो इस सारों में 16 ग्राम है ना, 16 ग्राम बच रहा है, तो 16 ग्राम वही Na बच रहा है, इधर था ना Na 16 ग्राम Na था, तो इधर 2 एटम होते, इधर 3 होते ना, 3 मल्टीप्लाई Na/3, क्योंकि 16 ग्राम का मतलब होता है ओजोन का Na/3। क्यों Na/3, क्योंकि वो ओजोन का ओवरऑल मास है 48 और ये ऊपर दे रहा है 16, तो 16 कम 16 16 3 48, इससे 1/3 आ रहा है आपके पास, ठीक है।
तो इसलिए आपके पास ऑल हैव सेम एनी आंसर आ रहा है। द ईएम वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रे इज मैक्सिमम फॉर ईएम वैल्यू, मास नीचे है तो जिसका मास जितना कम होगा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, ठीक ना। तो मास किसका कम है? हाइड्रोजन का। कंसीडर केनाल रे, द करेक्ट चार्ज टू मास ऑर्डर इज, अगेन वही बात है, हाइड्रोजन का मास कम इसका ज्यादा, फिर हीलियम का थोड़ा सा ज्यादा मास है इसका, फिर हाइड्रोजन से कम होगा, नाइट्रोजन का सबसे मास ज्यादा है तो इसका सबसे कम होगा। अच्छा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई इन फॉर्मिंग गैलियम +4 के इन विच ऑर्डर आर द इलेक्ट्रॉन लॉस, तो इलेक्ट्रॉन किस तरह लॉस होंगे? तो जो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है ना पहले उधर से जाएंगी, ठीक है, फिर उसके बाद जिसकी एनर्जी कम है उधर से इसी तरह। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो ना, एस एस पी एस पी एस डी पी, ठीक है, तो 1s 2s 3s 4s, ठीक है। अब देख लो ना कि इलेक्ट्रॉन पहले किससे जाएगा, बट पहले तो एन एन एस एस पी है ना, ये 2p हो जाएगा, ये 3s 3p 4s, ये 3d और 4p। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4p से जाएगा, फिर 3d से जाएगा, फिर 4s, फोर एस 4p 3d 4s, ये वाला रिलेशन करेक्ट होगा, ठीक है। बट ये देख लेते हैं एक मिनट, गैलियम +4 बना रहा है ना, तो इसने तो डायरेक्ट लिखे हुआ एस पी एस डी पी, तो ठीक है ना, पहले 4p से जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4p से, अच्छा सॉरी, पहले एनर्जी से नहीं जाता, पहले जो दूर वाला होता है ना, बाहर वाला, वहां से इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, जिसका शेल जितना बाहर होगा पहले वहां से जाएगा, तो 4p से तो जाएगा क्योंकि ये बैलेंस है। फिर उसके बाद चौथे शेल में फिर कौन से हैं, 4s इधर से जाएगा, फिर बात आ जाएगी 3 में, 3 में दूर वाला कौन सा है, 3d है, ठीक है, तो 4p 4s और 3d, बस ये बात को रखना है, 3d के बाद 3p 3p के बाद 3s, ठीक है। आते तो n+l रूल से हैं, बट जाते उससे हैं जो पहले पहले दूर पड़ा, उसी पे पहले पहले इफेक्ट आएगा, ठीक है। मतलब इधर वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन है पहले इसको हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसमें, फिर इसमें। Which electron level will allow the hydrogen atom to absorb a photon but not emit? 1s, क्योंकि 1s से नीचे कोई और पड़ा ही नहीं है। Select the one having half filled p orbital on losing an electron. ऑक्सीजन, why? देखो ना, ऑक्सीजन होता है 2p4, जब एक लॉस करेगा तो ये 2p3 बन जाएगा और ये हाफ फील्ड बन जाएगा, ठीक है। और 154 में सी 155 एक इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल इन सच अ वे टू गिव मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अकॉर्डिंग टू हर्न रूल ये कहते हैं ना, हाफ फील्ड हो, स्टेबिलिटी हो, पहले अनपेयरिंग हो। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अज़ीमुथल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम? क्लोरीन एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आती है 3p5 है, तो 3n है, और pl के लिए lp के लिए क्या होता है 1, तो 3 और 1, तो सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। 57 के द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट ऑफ शेल हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस। फास्फोरस देखो ना, फास्फोरस हाफ फील्ड होता है, 3p3 होता है, ठीक है, तो 3p3, p के लिए l क्या है 1 है, तो 0 -1 0 और +1, तो ये ऑप्शन ये आपके पास करेक्ट है। और क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन, वो आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एंड विच क्वांटम नंबर इज नॉट रिलेटेड विद स्क्रोडिंगर इक्वेशन वेव इक्वेशन। फर्स्ट 3 जो है ना वो वहीं से आया, बट जो स्पिन है वो वहां से नहीं आया। 2 एटम A and B have the electronic configuration A और B. When A and B are combined, which of the following is more likely to form? देखो A तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, बैलेंस, B को 2 चाहिए, तो फिर एक क्या करे, A 2 लॉस करे, नहीं, A जो है ना एक A लॉस करेगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा A लॉस करेगा, तो 2 A होंगे और एक B होगा, तो ये B ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट। सवाल बन है ना कि दूसरा क्यों नहीं लॉस करते, तो देखो ना दूसरा फुल फील्ड है, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इतना इजीली उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। Which pair of element will have the same chemical properties? जो एक ग्रुप में सेम होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, तो ये 3 11 ये एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, कैसे? अब देखो ये 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, अब ग्रुप खत्म, 9 10 11, तो देखो ना 3 और 11 एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। इसी तरह 11 में फिर 8 ऐड करो तो आई थिंक 19,
11 में 8 ऐड करो तो कितना होता है, 7 ऐड करो तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गिन लेते हैं। 12 13 14 15 16 17 18 19, हाँ 19 होता है। देखो गलत तो कहीं नहीं जा रहा है। 19 तो पोटाशियम है मेरे ख्याल में। 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा बस ये देखो ना, मीन्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ठीक एक ग्रुप वाले जो होंगे ना वो सेम बराबर। अभी मेरे जहन से निकल गए, मीन्स पहले हाइड्रोजन होता है ना। अच्छा ठीक है ना, 1 2 तो ऊपर होते हैं, मैं कह रहा था ना कुछ तो गलत हुआ है। 1 2 ठीक है, फिर ये 3 है, इसी तरह ये 4 5 6 7 8 9 10 और 11। देखो ना 3 और 11 सेम में आ रहे हैं, ठीक है सेम में आते हैं 1 3 11। इसी तरह फिर 19 है, फिर उसके आगे ज्यादा क्योंकि नीचे तो फिर वो डी ब्लॉक आ जाते हैं। अच्छा फिर आपके पास कौन सा क्वेश्चन था, हमने कर लिया 161 162 कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन निकल +2। अब ये अगर आप लोगों ने ट्रांजिशन में पढ़ा हो, निकल +2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d8। इसमें 3 अनपेयर्ड पड़े हैं बट इसने 2 लॉस कर दिए हैं, तो 4s2 3d8 सॉरी इसमें दो पड़े हैं अनपेयर्ड, ठीक, क्योंकि 3 भरे हुए 2 खाली हैं। 5 ऑर्बिटल हैं इस तरह 1 2 3 4, तो ये 2 1 2 1 2 1 और 1, ये देखो ना 5 और 3 8 28 है। तो ये 3 तो भरे हैं, 2 खाली हैं, 2 अनपेयर्ड हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। वो जो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं ना वो 4s से पहले लॉस होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा वैलेंस से पहले लॉस होते हैं। इफ L इज इक्वल टू 2 देन N कैन हैव m का पूछा है, n2 है तो ये -2 -1 ये सारी वैल्यू इसकी हो सकती है। विच क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द स्पिन, स्पिन है तो s, ठीक है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, विच क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द स्पिन ऑफ, देखो ना अब ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, अगर ऑर्बिटल की बात करता फिर तो हम s लगाते हैं, बट यहाँ पे आई थिंक हम गलत हो गए, विच क्वांटम नंबर। बट मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं सॉरी चेक कर देता हूँ, ठीक है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस की इसने बात की है ना, तो फिर तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो शेल है। ठीक है हाँ बिल्कुल, ये देखो ना इसने न्यूक्लियस की बात की, इसने ऑर्बिटल में बात नहीं की, इसने न्यूक्लियस की बात की, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो फिर आपके पास वो प्रिंसिपल होगा in which the electron are spinning around the nucleus, ठीक है। which quantum number explain the spin of electron around its axis, तो जब देखो ना ये सेम वही क्वेश्चन अराउंड इट्स एक्सिस, तो फिर वो तब आप स्पिन लगाओगे, ठीक है। पहले मैंने भी गलत लगा लिया। इन बाल्मर सीरीज की लिमिटिंग कहते हैं मतलब वेवलेंथ सबसे कम हो, तो वेवलेंथ कब या कम होगी जब इन्फिनिटी से वो जम कर एनर्जी सबसे ज्यादा, और इसकी लाइन किधर पड़ी है, विजिबल में पड़ी है, अल्ट्रावायलेट में लेमन है, बाल्मर विजिबल में है, ठीक है। 67 which one is the set of degenerate orbital, 2d तो होता नहीं है, 3px 4p ये तो n डिफरेंट है तो एनर्जी सेम नहीं है, इसी तरह 3s की भी सेम नहीं है। 3d ऑर्बिटल में जितने भी ऑर्बिटल है ये सारे डिजेनरेट हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन फिफ्थ शेल, फिफ्थ शेल मतलब 5 का स्क्वायर ले लो 25। अब स्क्वायर हमने क्यों लिया, देखो फिफ्थ शेल है ना, फिफ्थ उसमें sp होगा, उसमें pb होगा, उसमें db होगा, उसमें fp होगा, उसमें gb होगा। अब s में कितने ऑर्बिटल हैं, 1, p में कितने हैं 3, डी में कितने हैं 5, एफ में कितने हैं 7, जी में कितने हैं 9, इसी तरह 100 अब ये सारों को गिनो तो आपके पास 25 आंसर आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट 25 लगा। कंसेप्ट सीखो क्योंकि फिर कोई पेपर में होते ना बंदे से भूल जाते हैं कौन सा फार्मूला मैंने कहाँ पे लगाने, कौन सा कहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह आपको याद होगा, बस फिर आप गलत नहीं होगी चाहे जितना भी प्रेशर हो आप पे, ठीक है। नंबर ऑफ एंगुलर नोड ऑफ 4d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल एल पूछ रहा है, ठीक है। एल डी के लिए क्या होता है 2 होता है। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 7th ऑर्बिट देन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, अब ये एक फार्मूला यूज करो जो भी आपसे पूछे n2 - n1,
ठीक है, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है, 7 माइनस 1 क्या होगा 6, 7 माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा उधर सिर्फ 7 डिवाइड बाई 2, 6 7 42 बाई 2, 42 बाई 2 21 आंसर आपको देता है। ठीक है, अब कोई भी आपको दे दे, n1 आपको सेकंड दिया हो तो 7 माइनस 2, n1 फिफ्थ दिया हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल। सब शेल क्या होता है, s p, s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, p में कितने आते हैं 6। अभी आप पहले फार्मूला अगर आपको ना आता हो ना, l पुट करो 0, 2 0 आर 0 प्लस 1, 1 तो किसी में नहीं आती, फार्मूला गए l 0, 2 0 आर 0 माइनस 1, माइनस 1 तो गलत, अब 4 0 आर 0 प्लस 2, हाँ s में 2 तो आते हैं। चलो अब मैं p के लिए करता हूँ, l क्या है, p के लिए 1 है, 4 1 आर 1 प्लस 2 6, हाँ ये तो बिल्कुल सही आ रहा है, बस सीधा टिक लगाओ। देखो फार्मूला हमें नहीं आता, हमने यहाँ फार्मूला इधर से निकाल लिया। When l is equal to 4, m can have value 4 है ना, तो 4 तो माइनस वाली वैल्यू होंगी, 4 प्लस वाली होंगी, बीच में एक 0 भी होगा, तो 9 वैल्यू इसकी होंगी। ठीक है, और 73 है कि हाउ मैनी नोड आर प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में नोड कितने मौजूद होंगे, s में तो कोई नहीं होता ना, 3p 3d, p है ना, p में 1, 3d है, 3d का d मेनली 3 से शुरू होता है। ठीक है, हाउ मैनी नोड आर प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट, s0 है, l1 है, 3d 5 है। ठीक है, तो 3d, एक d में कितने होते हैं, d में 2 है तो 5 2 10 और 3 13, 18 होते हैं। अगर हम सिर्फ d के गिने ना, d के नोड इन d, नोड्स इन थर्ड ऑर्बिट, तो सिर्फ अगर हम d के गिने ना, डी में देख लो ना, डी में इसको मैं रफ कर लूं, हाउ मैनी नोड्स इन थर्ड ऑर्बिट, 73 क्वेश्चन है ना। थर्ड ऑर्बिट में आपके पास होते हैं 3s, थर्ड ऑर्बिट में आपके पास होते हैं 3p, थर्ड ऑर्बिट में आपके पास होते हैं 3d। ठीक है, 3s के नीचे नोड क्या है 2s, 2s के नीचे नोड क्या है 1s, 3p के नीचे 2p है, बाकी कोई नोड नहीं है। ठीक है, इसी तरह 3p के अगर आप अपने गिन लो 1, उसके लिए वो है 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, 3 ये हो गए, 3 जमा 4 5 6। इसी तरह 3d के में 2 2 होते हैं, 5 2 10। ठीक है, 2 2 है और 5 ऑर्बिटल हैं, तो 5 2 10, तो 10 जमा 3 13, 14 15 16, और 2p का भी तो अपना ऑर्बिटल है ना, 3 ये भी है ना 3, तो 10 ये हो गए, 3p के भी 3 13 और 3 ये 16 और 2 ये हैं 17 18, तो बस इस लिहाज से आपके पास 18 नोड बनते हैं। ठीक है, और अब ये आंसर इसी तरह थे, तो इसी तरह नोड ढूंढ रहे हैं हमने। ठीक है, 3p के नीचे इसी तरह 3, s में तो कोई होते नहीं, बट ये जगह तो नोड है ना इसके लिए, इधर तो इसके इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते ना, 3s की जिसकी एनर्जी होगी वो 3s में ही रहेगा। 74 है कि द एनर्जी आर फ्रीक्वेंसी, द एनर्जी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, ये सारा में होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेमन सीरीज, लेमन यूवी में होता है। 76 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्शनल एक्सेप्ट स्फेरिकल। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन ये आता है आर एम आई वी यू एक्स और गामा। ठीक है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा, इट्स इन द इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी ट्रेंड। अब आपसे अगर हाईएस्ट एनर्जी का पूछ ले तो गामा, अगर गामा ना दियो बाकी दिए हो तो एक्सरे लगाओ, बाकी दिए हो तो अल्ट्रावायलेट लगाओ, ये तीनों ना दिए हो तो विजिबल लगाओ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इंजिकॉन वाले उसमें देख लेना, इसमें आए हैं, ईटा पास पेपर में भी इनसे आए हैं। ठीक है, वेवलेंथ का पूछ रहे हाईएस्ट तो रेडियो, फिर उसके बाद हाईएस्ट, फिर इसकी है, फिर उससे थोड़ी कम इसकी भी। ठीक है, इस तरफ वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है और इस तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे फिर हम अपना जो वीडियो है वो ख़त्म कर